जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रिका क्लासेस. This is Sanchit Vishwakarma. Today we will discuss about the mechanism of respiratory system, mechanism of breathing. This video lecture is a part 3 of respiratory system and then continue this video. आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मीन्स हुआ कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय कौन कौन से रास्ते से, कौन कौन से पास से हम ब्रीथ करना शुरू करते हैं और एयर कौन कौन से पास रास्ते से वो पैसेज क्या करते हैं, जाते हैं एयर, उसको हम पढ़ेंगे. इसमें हम जानते हैं ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 फेजेस, इंस्पिरेशन एंड सेकेंड ऑफ देम एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स इनसाइड, एक्सपिरेशन मीन्स एक्सपेल आउट ऑफ द एयर. इंस्पिरेशन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ देम इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन अकर व्हेन द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंस्पिरेशन हमारे लंग में तब होगा जब प्रेशर हमारे लंग के अंदर कम हो और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर, वायु का प्रेशर क्या हो, मोर या ज़्यादा हो. तब क्या होगा, हमारा लंग इंस्पिरेशन करेगा. सेकेंड, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड. इंस्पिरेशन जो होता है इनिशिएट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. हम जानते हैं डायफ्राम हमारे लंग के नीचे एक डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जो हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन में. तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच बिकम फ्लैट एंड गेट लोअर्ड. नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम होता है वो कर्व शेप या डोम शेप होते हैं, लेकिन जब हम इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर लेते हैं उस समय डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसा कि आपको यहाँ दिखा गया है, डायफ्राम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते लगते हैं. वो क्या होते हैं, फ्लैट होने लगते हैं. फ्लैट होने लगते हैं तो क्या होगा, जब फ्लैट होंगे तो इनको, ये जो लंग है, इस लंग की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है. वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से इसमें एयर अंदर आने लगते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. लंग के चारों तरफ एक मसल्स जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो क्या करते हैं, लिफ्ट अप द रिब एंड स्टर्नम. जो क्या करते हैं, स्टर्नम और रिब को, स्टर्नम और रिब जो हमारी पसली है उसको क्या करते हैं, लिफ्ट अप, खींचने का काम करते हैं. ठीक, खींचने का काम करते हैं. एंड कॉजिंग, और इससे क्या होता है, एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर. इसके फलस्वरूप रिजल्ट क्या मिलता है कि ये जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है इसकी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. तो क्या होता है कि इसमें बाहर से ज़्यादा हवा अंदर आने लगती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पाथवे, यानी जो हमारे एयरवेज है, जो फ्रेश एयर है, किस किस पाथ से ये गुजर रहा है उसके बारे में देखते हैं. लंग, इसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल लेयर्स. एक्सटर्नल लेयर्स मतलब हो गया हमारे जो नाक की दोनों छिद्र दिख रही है, जो हमारे नाक का दोनों छेद है उसको हम एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं. एक्सटर्नल लेयर से हम क्या किए, सांस को इनटेक किए, नेसल कैविटी में पहुंचा. ठीक, जो नाक का अंदर वाला पोर्शन उसको नेसल कैविटी बोलते हैं, वहाँ पहुंचा हमारा एयर, फ्रेश एयर. उसके बाद इंटरनल लेयर, उसके बाद और अंदर गया इंटरनल लेयर्स में, फिर पहुंच जाएगा फेरिंग्स. आपको पता है फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ द एयर एंड एज वेल एज फूड फूड दोनों का क्या है, कॉमन पैसेज है. तो इसमें जाने के बाद ये जो ग्लॉटिस है ये डिसाइड करता है कि ये एयर को कहाँ लेके जाएगा. तो एयर को कहाँ लेके गया, लैरिंग्स में. अगर यहाँ फूड होता तो ये फूड को लेकर जाता ओसोफेगस में. तो यहाँ कहाँ पहुँच गया, लैरिंग्स में पहुँच गया. अब लैरिंग्स से आप नीचे आएंगे तो ट्रैकिया में पहुँचेगा. ठीक, जिसको हम वायुनाल बोलते हैं. ट्रैकिया के बाद नीचे और आएंगे ब्रोंकाई, फिर आगे चल के फर्दर बाइफोरगेट्स एंड डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, देन लाइक अ ट्री नोन एज ब्रोंक्यूल्स. देन ब्रोंक्यूल से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट में पहुँचते हैं. एंड लास्टली ये पहुँच जाते हैं एक एयर शैक जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं. ये उसमें लास्टली आके पहुँच जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, एल्वियोलाई जो होते हैं ये हमारा एक एयर शैक होता है. इस तरह से एयर शैक होता है और इस एयर शैक के आउटसाइड की तरफ पूरा चारों तरफ ये
ब्लड वेसल लगे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दे देते हैं और हमारे जो ब्लड में CO2 है वो एल्विलाई को वापस कैरी करने के लिए दे देते हैं। ये हुआ हमारा इंस्पिरेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि हम बाहर से एटमॉस्फेयर से एक फ्रेश एयर को हम इनटेक कर रहे हैं, फ्रेश एयर को हम ले रहे हैं, इंस्पिरेशन हो रहा है। इसलिए हमारा क्या होता है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी, जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, चैम्बर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ये था इंस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जब हम सांस को छोड़ते हैं, यानी किसके विषय में, एक्सपिरेशन के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगला नेक्स्ट स्टेज हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या, एक्सपिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द सेकेंड स्टेज, expiration. What is expiration? Then continue this video, you are get expiration. Expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher. ये क्या कब होता है, ये एक्सपिरेशन तब होगा जब हमारे अंदर लंग के अंदर प्रेशर हाई हो, लंग के अंदर प्रेशर क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। किसकी कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, जब हम जानते हैं कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाना पसंद करते हैं। ये होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से कोई भी सॉल्युबल या सॉल्यूट लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे इसमें होता है, जब हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, लो बाहर है, तो क्या करेगा, वो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अभी तक हमने इंस्पिरेशन में देखा कि डायफ्राम और ये क्या स्टर्नम क्या हो रहे थे, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं। डायफ्राम जैसे थे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वहाँ आना चाहते हैं, तो क्या होगा, रिलैक्स करेंगे डायफ्राम और हमारा इंटरकोस्टल मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा, रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन। स्टर्नम और डायफ्राम अपने नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये इंटरकोस्टल मसल, तो अपने ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, ये जो हमारा डायफ्राम की जो वॉल्यूम होती है वो कम होने लगती है, यानी उसको क्या होता है, चारों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे दबने लगता है, जिसमें जो भी हवा है वो हमारे शरीर से बाहर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी टू द स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन। यह क्या करता है, जब हमारे लंग के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वे ज़्यादा हो जाता है, ठीक, एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या काजिंग होता है, एक्सपल्शन ऑफ द एयर। तो क्या काज होगा, क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर। हमारे लंग से जो भी एयर है वो एक्सपेल आउट होने लगते हैं फ्रॉम द लंग से, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एक्सपिरेशन, या एक्सपिरेशन अकर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं पाथवे क्या होगा, जो फाउल एयर है, मीन्स CO2 जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम फाउल एयर बोलते हैं। ये फाउल एयर हमारे शरीर से एक्सपेल आउट होना है, तो किस किस रास्ते से ये एक्सपेल आउट होते हैं, जस्ट अपोजिट टू दी इंस्पिरेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आए थे इंस्पिरेशन में, कहाँ पहुँचे थे लास्टली, एल्वुलाई में। अब एल्वुलाई से वापस ये लौटेंगे, देखिए कैसे लौटते हैं। एल्वुलाई एयर सैक से वापस कहाँ जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट से पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स, जो ट्री स्ट्रक्चर थे ट्री जैसे, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर आएंगे ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई ट्रैकिया फर्दर बाइफोरगेट्स इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ आए थे, ये आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से पहुँचेंगे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से फेरिंग्स, इंटरनल नेयर, नेसल कैविटी, एक्सटर्नल नेयर एंड लास्टली फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ दी लंग, ये लंग के बाहर पहुंच जाते हैं। ये था हमारा एक्सपिरेशन, जिससे क्या हुआ, हम एक्सपिरेशन मतलब हम क्या किए, एक्सपेल आउट किए फाउल एयर को। इससे क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया लंग का, एयर एक्सपेल आउट हो गया लंग से, डायफ्राम रिलैक्स हो गए, अभी तक कैसे थे वो फ्लैट हो गए थे,
फ्लैट एंड गेट लोअर्ड हो गए थे, वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, फिर डोम सेट बना लिए अपने आप को, और ये जो रिब एंड स्टर्नम थे ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, ये एक्सपिरेशन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दोनों आएंगे, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में कैसे होता है इसको हम देखते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। Transport of gases means how to transport of gases from the lungs to tissue to lung, and how to transport of gases. Then हम अब बातें करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी गैसेस का आदान प्रदान कैसे होता है, स्थानांतरण कैसे होता है। हम जानते हैं ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा संपन्न होता है ब्लड के माध्यम से। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड एज ए मीडियम। फर्स्टली बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसमें 2 वेज होते हैं। फर्स्ट वेज एज डिजॉल्व फॉर्म, dissolved gas means oxygen is soluble in the plasma. Oxygen is soluble, ऑक्सीजन क्या होता है, प्लाज्मा में soluble होता है to a small extent under normal condition of temperature. नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर तथा टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। अबाउट 3% of oxygen is transported by the blood in the dissolved form in plasma. ऑक्सीजन आराम से प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, ब्लड के साथ ये जहाँ जहाँ जाएंगे ब्लड के साथ ये हमारे पूरे बॉडी में पहुँच जाते हैं और ये टिश्यू तक हमारे ऑक्सीजन पहुँच जाते हैं। ये डिजोल्व फॉर्म था। और ये कितना होता है, ये पूरे ऑक्सीजन का कितना 3% क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट सेकेंड बेस हम बात करते हैं एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे हैं, रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन आरबीसी कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आरबीसी जो हमारा ब्लड होता है वो रेड दिखता है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चैन एंड 4 हेमी ग्रुप, यानी इसके पास क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं जिससे ये नए ग्रुप को अपने साथ जोड़ सके, और 4 हेमी ग्रुप भी होते हैं यानी आयरन को जोड़ने की क्षमता। 4 हेमी ग्रुप या इसको हम कह सकते हैं 4 एटम ऑफ आयरन, यानी आयरन के 4 एटम को भी ये क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन कैसे, इन फेरस फॉर्म, Fe2+। फेरिस फॉर्म नहीं, फेरिक जो फॉर्म होता है वो Fe3+ हो जाएगा, लेकिन ये किस में जुड़ते हैं, फेरस फॉर्म यानी Fe2+ फॉर्म में जुड़ जाते हैं। दस इट कैन कंबाइन विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका फार्मूला होता है Hb4O8। दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिएक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऐड हुए, कंबाइन होने के बाद ये बना लिए Hb4O8, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेते हैं। और जो होता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और टिश्यू में कम होते हैं, ये लंग से टिश्यू में पहुंच जाते हैं। ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 वेज। 3 वेज ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ये। फर्स्ट ऑफ देम इन डिजोल्व फॉर्म एज लाइक अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इन डिजोल्व फॉर्म उसमें भी था और इसमें भी है। तो इन डिजोल्व फॉर्म कैसे होगा, ड्यू टू दी हाई solubility of CO2 about 7% of it gets dissolved in the blood plasma। उसमें O2 यानी ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होता था, और इसमें क्या होगा,
CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा और क्या उसके बाद हो जाएगा, इज कैरीड इन द सोल्यूशन इन टू द लंग, और यहाँ ब्लड में मिल के, ब्लड में मिक्सचर सोल्यूशन बना के ये क्या करते हैं, लंग के पास आके ये CO2 को एक्सक्रीट आउट करने के लिए लंग को दे देते हैं। नेक्स्ट होता है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 होता है वो देखते हैं। कहता है द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ CO2, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है, ज़्यादा ज़्यादा CO2 वो किस में बदल जाता है, कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा, और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, प्लाज्मा में इसको भी भेज देगा। व्हेन CO2 डिफ्यूजेज इनटू RBC, जैसे ही CO2 यानी ऑक्सीजन CO2 RBC में आता है, इट कंबाइंस विथ वाटर, RBC में आने के बाद तुरंत किससे जुड़ जाता है, ये वाटर से, H2O से जुड़ जाता है और बना लेता है फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड का ये फार्मूला है H2CO3। अब देखिए क्या हुआ, H2CO3 इज अनस्टेबल, ये जो कार्बनिक कंपाउंड है ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल माने ये अस्थायी होते हैं, ये H2CO3 कार्बनिक एसिड के रूप में रह नहीं सकते, ये तुरंत अपने आप को तोड़ लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं, ये जल्द ही तुरंत ही डिसोसिएट कर लेंगे हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ये क्या करें, अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं। आप नीचे दिए गए रिएक्शन से आप इसको समझ सकते हैं। CO2 H2O के साथ कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज द एंजाइम, it converted into H2CO3, this is a carbonic acid, and then again carbonic, in the presence of carbonic anhydrase it is dissociated into the hydrogen ion and bicarbonate ion, and then this bicarbonate ion diffuses in the blood and is excreted out from the lungs। ये हुआ एक्सक्रीशन, यानी किसका, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया हमारे लंग से। एक इसमें देखिए 3 वेज है, फर्स्ट ऑफ देम इन डिजॉल्व फॉर्म, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, एंड थर्ड होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, वो हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड बीज इसका क्या था, थर्ड बीज इसका होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। CO2 आल्सो कंबाइंस विथ अमीन, CO2 किससे जुड़ जाते हैं, अमीन रेडिकल से, जो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन का अमीन रेडिकल होता है, हीमोग्लोबिन के अमीन रेडिकल से जुड़ जाते हैं, एंड टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। अबाउट 20 to 25%, कितना, 20 to 25% CO2 इस कैरिड करते हैं किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन को द्वारा, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म मीन्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन दिस फॉर्म। By the reaction you will understand, you can understand CO2 plus HB, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं, सीधा सीधा ये बना लेते हैं क्या, HbCO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन 3 वेज। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और यहीं आपका वीडियो संपन्न होता है। आप इस वीडियो को देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी बुराइयां हमसे, हमारी अच्छाइयां औरों से कहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगते हैं एक वीडियो बनाने में, बार बार इरेज करना, बार बार एक्सप्लेन करके आपको बताना, फिर लिखना, फिर इरेज करना, फिर बताना, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऐसे बने रहते हैं तो हम आपके लिए इतना मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक, दिल को मंजिल को अपना मान लिया, दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, दिल में अरमान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं तो हम इतना मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका वीडियो है कैसा लगा। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
आपको एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपको हम मिलते हैं, आपके सामने हम पेश होते हैं। तो इसी के साथ हम अपने ध्वनि को विराम देते हैं। धन्यवाद।